नमस्ते। आज हमारे सामने 18वीं सदी के दक्षिण भारत से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज हैं। हाँ, और ये वो दौर है जिसके बारे में हम अक्सर कम बात करते हैं। बिल्कुल। जब हम इस दौर की बात करते हैं तो सारा ध्यान मुगलों के पतन और अंग्रेजों के उदय पर होता है। लेकिन सवाल यह है कि जब दिल्ली की सत्ता कमजोर हो रही थी तो क्या भारत के पास इसका कोई जवाब था? और इन दस्तावेजों से पता चलता है कि जवाब था, और वो भी दक्षिण में। आज हम दो ऐसे ही शक्तिशाली जवाबों की कहानी देखेंगे, मैसूर और त्रावणकोर। और ये सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इनोवेशन की, एम्बिशन की और उस दौर में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की एक जबरदस्त कोशिश की कहानी है। तो चलिए मैसूर से ही शुरू करते हैं। इसकी लोकेशन को समझना जरूरी है ना? दस्तावेज बताते हैं कि ये हैदराबाद के दक्षिण में था, जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। हाँ। और पहले ये विशाल विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा था। तो सवाल ये है कि उस साम्राज्य के बिखरने के बाद ये एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में कैसे उभरा? देखिए, जब भी कोई बड़ी ताकत गिरती है तो एक पावर वैक्यूम बन जाता है, एक खालीपन आ जाता है। मैसूर के साथ भी यही हुआ। मतलब कागज पर तो वो मुगलों के अधीन थे। हाँ, कागज पर, लेकिन असल में पूरी तरह आजाद थे। और मजे की बात यह है कि असली ताकत वोडियार राजा चिक्का कृष्ण राजा के पास थी ही नहीं। अच्छा। वो तो बस नाम के राजा थे, मतलब एक कठपुतली। तो फिर असली खेल कौन चला रहा था? उनके दो मंत्री, प्रधानमंत्री नंजू राजा और सेनापति देव राजा, सारी शक्ति उनके हाथों में थी। तो सत्ता मंत्रियों के हाथ में थी और राजा बस एक चेहरा था। ये तो किसी भी महत्वाकांक्षी इंसान के लिए खुला मैदान है। बिल्कुल। और यहीं पर हैदर अली की एंट्री होती है। स्रोत उसे एक ऐसे इंसान के तौर पर दिखाते हैं जो बिल्कुल जमीन से उठा था। हाँ, कोई शाही खानदान नहीं, पढ़ा लिखा भी नहीं। और मैसूर की फौज में एक छोटा सा ऑफिसर। तो आखिर वो मैसूर का मालिक कैसे बन गया? अपनी काबिलियत से, किस्मत से ज्यादा मौके को पहचानने की समझ। हैदर अली में वो काबिलियत थी। उसने देखा कि असली ताकत राजा के पास नहीं, मंत्रियों के पास है। और वो मंत्री शायद आपस में भी लड़ रहे होंगे। वही तो, उसने इसी का फायदा उठाया। पहले एक का साथ दिया, फिर दूसरे को हटाया, और आखिर में जब सब कमजोर हो गए, तब तक वो सबसे ताकतवर बन चुका था। बिल्कुल, 1761 तक उसने कमान पूरी तरह अपने हाथ में ले ली। और सत्ता हाथ में आते ही वो रुका नहीं। दस्तावेजों से पता चलता है कि उसकी नजरें बहुत दूर तक थीं। हाँ, मालाबार तट पर कब्जा करना, जिससे उसे हिंद महासागर तक सीधी पहुंच मिल जाए। ये तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। बहुत बड़ा। और इसी वजह से उसके दुश्मन भी बहुत थे, मराठे, हैदराबाद का निजाम और सबसे बढ़कर अंग्रेज। तो मतलब लगातार जंगें चलती रहीं। हाँ, उसका दौर लड़ाइयों का ही दौर था। लेकिन वो सिर्फ एक लड़ाका नहीं था। उसने 1769 में मद्रास के पास अंग्रेजों को हराया था। हराया था? हाँ, और इस जीत ने उसे एक बहुत जरूरी सबक सिखाया। वो क्या था? उसने ये समझा कि यूरोपियन सेनाएं कामयाब क्यों हैं। अच्छा। वो सिर्फ बहादुरी से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और आधुनिक हथियारों से लड़ती हैं। और इसी सोच ने उसे अपने सबसे बड़े रिफॉर्म की तरफ धकेला। सैन्य आधुनिकीकरण, आर्मी को मॉडर्नाइज करना। उसने फ्रांसीसी एक्सपर्ट्स को नौकरी पर रखा। हाँ, ताकि वो उसकी सेना को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन कर सकें। और 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक हथियार बनाने का कारखाना तक स्थापित कर दिया। कमाल है। उसका मकसद सिर्फ लड़ाइयां जीतना नहीं था। वो एक ऐसा मॉडर्न स्टेट बनाना चाहता था जो दुनिया की किसी भी ताकत का मुकाबला कर सके। तो हैदर ने एक मजबूत नींव रखी। और 1782 में उसकी मौत के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा। और यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। को आगे तो बढ़ाया, लेकिन एक अलग ही स्तर पर ले गया। वो कैसे? देखिए, जहां भारत के दूसरे राजा तब भी दिखावे के लिए ही सही, मुगल बादशाह को अपना सरताज मानते थे। हाँ, एक तरह की फॉर्मेलिटी थी वो। सही बात। टीपू ने कहा नहीं। उसने वो सारे संबंध तोड़ दिए। उसने पूरी तरह से अपनी संप्रभुता का ऐलान कर दिया। बिल्कुल। बादशाह का खिताब लिया, अपने नाम के सिक्के चलाए, एक नया कैलेंडर भी शुरू किया। और यहाँ तक कि तुर्की के ऑटोमन खलीफा से अपने शासन के लिए मान्यता, मतलब एक सनद भी हासिल की। ये तो स्वतंत्रता का एक बहुत बड़ा ऐलान था। बहुत बड़ा। और ऐसा लगता है कि अंग्रेजों से आने वाले खतरे को वो शायद सबसे अच्छी तरह समझता था। किसी भी दूसरे भारतीय शासक से बेहतर। उसकी सेना में एक खास फ्रेंच कोर थी। और 1796 के बाद तो उसने एक आधुनिक नौसेना बनाने का काम भी शुरू कर दिया था। हाँ, लेकिन जो बात सबसे अलग है वो थी उसकी आर्थिक सोच। मैं भी उसी पर आ रही थी। उसने सैन्य शक्ति को आर्थिक शक्ति से जोड़ा। और ये उस समय के हिसाब से एक बहुत ही आधुनिक विचार था। मतलब? आप देखिए,
यूरोपीय शक्तियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी वो शक्तिशाली क्यों थीं? अपने व्यापार की वजह से। बिल्कुल। उनकी असली ताकत सेना नहीं, व्यापार था। टीपू ने यही बात पकड़ी। उसने सोचा, अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? और उसने अपनी ट्रेडिंग कंपनियां बना ली। हाँ, राज्य नियंत्रित व्यापारिक कंपनियां, कागज, चीनी, रेशम बनाने के कारखाने लगाएं। मैसूर में रेशम उत्पादन की शुरुआत भी उसी ने की थी। सही कहा। ये एक शासक की तरह नहीं, एक सीईओ की तरह सोचना था। स्रोत उसके व्यक्तित्व पर भी काफी रोशनी डालते हैं। उसकी लाइब्रेरी का जिक्र है जिसमें हर विषय पर किताबें थीं। और वो फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित था। अपनी राजधानी सेरिंगापट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाना और खुद को नागरिक टीपू कहना, ये तो बहुत ही अनोखी बात है ना? ये एक ऐसे शासक को दिखाता है जो वैश्विक विचारों से जुड़ रहा था। लेकिन उसका व्यक्तित्व विवादों से भी घिरा रहा है। हाँ, और दस्तावेज दोनों पक्षों को दिखाते हैं। एक तरफ ब्रिटिश लेखक उसे एक कट्टर और क्या कहते हैं, एक जालिम शासक बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ श्रृंगेरी पत्र जैसे सबूत हैं जो दिखाते हैं कि जब मराठों ने श्रृंगेरी मठ पर हमला किया तो टीपू ने उसकी मरम्मत के लिए पैसा भेजा। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास अक्सर जीतने वाले लिखते हैं। बिल्कुल, हम यहाँ सिर्फ वो बता रहे हैं जो स्रोत कहते हैं। और उसका अंत भी उसकी शख्सियत जैसा ही था। उसका वो मशहूर कॉल है, भेड़ की तरह 100 साल जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। और वो सच में इसी तरह जिया। 1799 में अपनी राजधानी सेरिंगापट्टम को अंग्रेजों से बचाते हुए वो लड़ते लड़ते मारा गया। तो इन सबका राज्य के संचालन पर क्या असर पड़ा? टीपू का प्रशासन कैसा था? बहुत व्यवस्थित था। एक निरंकुश शासक होने के बावजूद उसका शासन अराजक नहीं था। मतलब एक सिस्टम था। बहुत अच्छा सिस्टम था। सरकार को 7 विभागों में बांटा गया था। हर विभाग का प्रमुख मीर आसिफ कहलाता था, जो आज के कैबिनेट मंत्री जैसा पद था। राजस्व, सेना, व्यापार, नौसेना, कोषागार, सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट थे। ये एक मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी बनाने की कोशिश थी, कह सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उसके पास कोई वजीर या प्रधानमंत्री नहीं था, ताकि सारा नियंत्रण उसी के पास रहे। बिल्कुल। लेकिन मैसूर इस कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था। उसी वक्त थोड़ा दक्षिण में केरल में एक और शक्ति उभर रही थी। हाँ, जो उतनी ही दिलचस्प थी। उस समय केरल कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। सही कहा। 4 प्रमुख राज्य थे, कालीकट, चिरक्कल, कोचीन और त्रावणकोर। और मैसूर की बढ़ती ताकत का असर सीधा इन पर पड़ रहा था। हाँ, हैदर अली ने 1766 में केरल पर हमला किया और कई हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया। लेकिन दक्षिण में त्रावणकोर नाम की एक रियासत थी जिसने न सिर्फ मैसूर का सामना किया बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में, है ना? हाँ, उसने अपने राज्य को फैलाया, एक आधुनिक सेना तैयार की। लेकिन दस्तावेजों में एक ऐसी उपलब्धि का जिक्र है जो हैरान कर देती है। उसने डचों को हराया। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में मार्तंड वर्मा की सेना ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी तरह हराया। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। ये एशिया में किसी भारतीय शक्ति द्वारा एक बड़ी यूरोपीय शक्ति की पहली बड़ी हार मानी जाती है। इससे तो पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल गया होगा। बिल्कुल, ये एक टर्निंग पॉइंट था जिसे अक्सर इतिहास में उतनी तवज्जो नहीं मिलती। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी राम वर्मा भी कुछ कम नहीं था। हाँ, स्रोत बताते हैं कि वो एक विद्वान था, कई भाषाएं जानता था और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता था। और सिर्फ बोलता नहीं था, वो दुनिया में क्या हो रहा है उस पर पूरी नजर रखता था। अच्छा। लंदन, कलकत्ता और मद्रास से नियमित रूप से अखबार मंगवाता था ताकि उसे ताज़ा खबरें मिलती रहें। उसने अपनी राजधानी त्रिवेंद्रम को कला और ज्ञान का एक बड़ा केंद्र बना दिया। यह दिखाता है कि आधुनिकीकरण और दुनिया से जुड़ने की ये ललक सिर्फ मैसूर तक ही सीमित नहीं थी। त्रावणकोर का अपना एक अलग रास्ता था। लेकिन अफसोस, त्रावणकोर की कहानी का अंत भी वैसा ही हुआ। हाँ, राम वर्मा के बाद राज्य धीरे धीरे ब्रिटिश दबाव के आगे झुक गया और अपनी आज़ादी खो बैठा। उस दौर की ये एक जानी पहचानी कहानी लगती है। तो आज हमने दक्षिण भारत की 2 बड़ी ताकतों के उछने और गिरने की कहानी देखी। एक तरफ हैदर अली और टीपू सुल्तान का सैन्य और आर्थिक इनोवेशन, तो दूसरी तरफ मार्तंड और राम वर्मा के तहत त्रावणकोर की सांस्कृतिक और सैन्य उपलब्धियां। जो बात सबसे अलग दिखती है वो ये है कि ये सिर्फ ऐसे राज्य नहीं थे जो चुपचाप कब्जा होने का इंतजार कर रहे थे। नहीं, ये डायनामिक स्टेट्स थे। हाँ, जो सक्रिय रूप से दुनिया में हो रहे बदलावों को समझ रहे थे, उनसे जुड़ रहे थे और अपने तरीके से उनका मुकाबला भी कर रहे थे। ये उपमहाद्वीप के पूरी तरह से उपनिवेश बनने से ठीक पहले का एक गहन नवाचार और प्रतिरोध का दौर था। बिल्कुल सही सारांश है। ये बात सोचने वाली है। मतलब ये लोग सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, बल्कि भविष्य की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे।
इस पूरी चर्चा के आधार पर सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार ये है, स्रोतों से यह साफ है कि टीपू सुल्तान और त्रावणकोर के शासकों दोनों ने अपने राज्यों को मॉडर्न बनाने के लिए पश्चिमी मॉडल को देखा। हाँ, ये तो स्पष्ट है। ये देखते हुए कि वो अंततः एक पश्चिमी शक्ति से ही हार गए, जरा सोचिए कि क्या होता अगर उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के बजाय अंग्रेजों के खिलाफ एक संयुक्त भारतीय गठबंधन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया होता। एक दिलचस्प सवाल है। क्या होता अगर मैसूर की सैन्य ताकत और त्रावणकोर की रणनीतिक समझ एक साथ आ जाती? इस पर जरूर सोचा जा सकता है।